नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो जलवायु के बारे में पढ़ने से पहले दो चार आपके जो डाउट है उनको दूर कर देता हूँ। एक तो आप बार बार पूछते हो किसी से भी, मुझसे या किसी भी सर से, कि सर गाइड कौन सी लें। गाइड कोई सी भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। गाइड सारी अच्छी आती है। जो मार्केट में अपनी कोई भी चीज़ लेके आएगा, नो डाउट वो अपनी परसेंट और से 100% ही देगा। तो ये गाइड वाइड से ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई बढ़िया गाइड नहीं होती, कोई ख़राब गाइड नहीं होती। गाइडें सारी बढ़िया है, आप कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप कभी मत पूछा करो सर गाइड अच्छी कौन सी आती है, सारी गाइडें अच्छी है। और वैसे गाइड से ही सारे क्वेश्चन आते ना, तो आप रटा लेते फिर, है ना भाई। एक ही गाइड से सारे क्वेश्चन आने वाले होते तो आप तो रट लेते। तो एग्जामिनर इतने पागल नहीं है किसी एक गाइड विशेष पर सारे क्वेश्चन आए। तो सारी गाइडें बढ़िया है, कोई सी भी गाइड ले लो और उसके आप एक बार के नोट्स तैयार कर लो। और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें लो, एक्स्ट्रा नोट उसमें और कर लो। फिर मेरे जैसे कोई और मिले उनका भी आप सहयोग ले सकते हो। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात, सर कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? जिस दिन आप सोने के लिए जाओ ना, उस समय सिर्फ इतना देखना कि आज के दिन में आपने कितने घंटे खराब किए। जैसे जैसे आप उन घंटों को कवर करते जाओगे ना अपनी पढ़ाई में, बस उतने घंटे की ही पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है। जितना हो सके भाई पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। फिर कह रहा हूँ, एक बार ठंडे दिमाग से आप सोचो कि आज आपने कितना टाइम किस चीज़ पे ख़राब किया है, और अगले दिन से कोशिश करो कि उस समय को हम पढ़ाई में परिवर्तित कर दें। नो डाउट सिलेक्शन हो जाएगा। 15 घंटे 20 घंटे पढ़ने से, अरे यार क्या बात करते हो आप, समझ में नहीं आती आपकी चीज़। आप कितने ही पढ़ो ना, चीज़ आनी चाहिए आपके समझ में, आपके भेजे के अंदर है ना। वो जो आप मैटर पढ़ रहे हो वो जितना आएगा वो बेनिफिट देगा। पढ़ने को आप 20 घंटे पढ़ो, 22 घंटे पढ़ो, 2 घंटे सो, इससे सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। तो आप जो पढ़ रहे हो वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बड़ी बात है। वो मैटर अगर आपके धीरे धीरे क्लियर हो रहा है तो सिलेक्शन में कहीं समस्या नहीं आती। तो दोनों पॉइंटों को ध्यान रखें। गाइड का कभी मत पूछा करो मेरे से, तो जो आपको अच्छी लगे वो गाइड ले लिया करो। गाइड में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन कोई गाइड करवा देती है। नंबर 2, आपका जितना समय आप व्यर्थ कर रहे हो फालतू के, मोबाइल में ले लो चाहे किसी में भी ले लो, उस समय को आप कवर कर लो, वो आपके सिलेक्शन का आधार रहेगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जलवायु, ठीक है। देखिए मोटा मोटा बता देता हूँ, जलवायु और मौसम, ठीक है। एक बहुत बड़े भौतिक भूभाग पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वनस्पति, उनका औसत जब लंबे समय तक निकाला जाता है तो वो उस क्षेत्र की कहलाती है जलवायु। कोई छोटा क्षेत्र है, छोटे समय के निकाली जाती है, कहते हैं मौसम। मोटी मोटी बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो और भी ठीक है, क्योंकि अपने एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी परिभाषा पूछेंगे। अपन सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। नंबर 1, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहले आप ये याद करें। देखिए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में आपके एग्जाम में आपको उत्तर करना है ये। नंबर 1, धरातल का स्वभाव। जहां आपको 4 ऑप्शन मिले उसमें से आपके एक ऑप्शन में जहां ये लिखा आता है वहां ये करना है। अब कहां करना है वो बता देता हूं। धरातल का स्वभाव। देखिए नंबर 1, अगर मैं बात करता हूं दक्षिणी पूर्वी पठार, है ना। दक्षिणी पूर्वी पठार आपको भौतिक भूभागों में मैंने पढ़ा दिया है, 2-3 बार मैंने और भी बता दिया। दक्षिणी पूर्वी जो पठार है, जिसको आप हाड़ौती का पठार, जिसे आप लावा का पठार, जिसे आप मालवा का पठार कहते हो, इस दक्षिणी पूर्वी पठार की जो मिट्टी है वो है मध्यम काली। भाई ज्वालामुखी से निर्मित भौतिक भूभाग है तो मिट्टी तो कैसी होगी, काली होगी ना, मध्यम काली। अंग्रेजी में बोले तो वर्टिसोल, ये भी आपको याद रखना है, मिट्टियों में काम आएगा। अब देखिए मध्यम काली यहाँ की मिट्टी है, ये अपने क्वेश्चन कैसे बनाएगी जलवायु से संबंधित। आप खुद सोचो, एक मैंने व्हाइट शर्ट पहन रखा है, एक कोई ब्लैक शर्ट पहनता है, थोड़ी देर धूप में आप खड़े हो जाओ, आपको अंतर पता चलेगा। जो ब्लैक शर्ट वाला है वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे उसके खुजली सी होने लग जाती है। इसका कारण क्या होता है कि काला जो रंग होता है वो उष्मा को अवशोषित करता है। उष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। आपको आता होगा इतना तो। और यहाँ की मिट्टी कैसी है, मध्यम काली है। इसका मतलब ये क्षेत्र भी क्या कर रहा है, उष्मा को अवशोषित कर रहा है। अब मैं देखो क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, आप देखना इसका उत्तर क्या करना है, धरातल का स्वभाव। प्रश्न यहाँ से उठाओ कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तापमान
शॉर्ट में लिख देता हूं, अपेक्षाकृत अधिक रहने का कारण, अपेक्षाकृत अधिक रहने का कारण। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहने का कारण, देखो तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह रहा है, क्लियर है ना, और उसका कारण क्या है बताओ आप कहोगे धरातल का स्वभाव, वहां का धरातल ऐसा है कि वहां का तापमान ज्यादा रह रहा है, क्लियर हुई बात। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो आप देख लेना, वहां उत्तर कर देना आप मिट्टी की प्रकृति। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार एग्जाम में आ जाते हैं, जहां बच्चों की ये पल्ले नहीं पड़ता कि ये धरातल का स्वभाव है, ये क्या मतलब हुआ। धरातल का स्वभाव के कारण ही आपके दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, जिसको आप हाड़ौती कहते हो, यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है, और उसका कारण है धरातल का स्वभाव या मिट्टी की प्रकृति। पहला पॉइंट क्लियर। वापिस देख लेना, ज्वालामुखी से बना हुआ भौतिक भूभाग है, इसीलिए इसको लावा का पठार भी कहते हैं, और यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहने का मुख्य कारण है धरातल का स्वभाव या मिट्टी की प्रकृति। 100% एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। और ये मध्यमकालीन मिट्टी को क्या कहते हैं, वर्टिसोल। चलो रिवीजन करो फिर। हाँ, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टियों को दो भागों में, एंटीसोल और एरिडोसोल। गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौरवाल वाला क्षेत्र ये एरिडोसोल, और बाकी की बच गई वो एंटीसोल। फिर हमने इधर वाला पढ़ लिया वर्टिसोल, और भौतिक भूभागों में मैंने आपको बताया था जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं क्या, एल्फिसोल। क्या कहते हैं आपके, एल्फिसोल। चारों मिट्टियां याद कर लेना, क्लियर आ गया। वापिस देख लेना है, एंटीसोल याद आपको करना है, एरिडोसोल, एल्फिसोल और वर्टिसोल। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको ये चीज क्योंकि यहाँ एग्जाम में से क्वेश्चन उठता है हर बार, हमारे गलत नहीं होना चाहिए, हमने 2 या 3 बार इसका रिवीजन करना है। एंटीसोल ध्यान रखना, ये जैसलमेर वाले एरिया की, एरिडोसोल ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया की, नीचे तक आ जाता है ये। एल्फिसोल इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और जलोढ़ मिट्टी आपके पूर्वी मैदान की, और वर्टिसोल ये होगी मध्यमकाली मिट्टी। क्लियर हो गया, मिटा दूं इसको। तो पहला आपके धरातल का स्वभाव वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसको देख लेना भाई। चलिए अब दूसरा देखो, अगर मैं पश्चिमी राजस्थान में जाता हूं, जैसलमेर या बाड़मेर, ठीक है ना, तो जैसलमेर और बाड़मेर वाला, मुख्य रूप से जैसलमेर वाला जो एरिया है, वहां की मिट्टी अपेक्षाकृत मोटी है। अपेक्षाकृत क्या है, मोटी। उसके कण मोटे हैं, इतने मोटे भी नहीं है कि ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े नहीं, मामूली से उसके कण क्या है, मोटे। आप ये राजस्थान का राजकोट किसे कहते हो रे, क्या नाम बताया, लूणकरण सर, मूंगफली उत्पादन के लिए। आपने मूंगफली सेकते हुए देखी होगी कभी, उसमें जो मिट्टी होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है, अपनी मिट्टी से थोड़ी क्या होती है, मोटी। वो उस मिट्टी में क्यों सेकते हैं आपको पता है क्या, क्योंकि वो मिट्टी ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती है। बड़े कण जो होते हैं ना, जैसे पश्चिमी राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, पश्चिमी राजस्थान जिसमें जैसलमेर जिला आता है, यहाँ की मिट्टी के कण अपेक्षाकृत मोटे हैं, और मोटे होने के कारण क्या है, ये ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं। इनकी एक विशेषता और है, ये जितने जल्दी गर्म होते हैं उतने जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके जून जुलाई की बात, जून का महीने की बात करूं तो टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंचा देते हैं, लेकिन जैसे ही रात में चांदनी इन कणों के ऊपर पड़ती है ये तुरंत ठंडे भी हो जाते हैं। मैं गया था आपके तनोट माता के, हम गए थे जून के अंदर, हमारा शैक्षिक सम्मेलन था, उसमें फलोदी का ध्यान रखें, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, हाँ ये भी जलवायु में आएगा, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, फलोदी। तो फलोदी से हम आगे चले गए थे तनोट माता के, गर्मी हालत बहुत ख़राब थी, हम रात को 12-1 बजे पहुँचे थे, ठीक है, और वहाँ ऐसे ही गाड़ी से निकले, परेशान हो गए, हम सो गए। आप मानोगे नहीं, रात को इतनी ठंड लगी, रजाई ओढ़नी पड़ी। मतलब दिन में टेम्परेचर चाह रहा था 50, और शाम को होते ही वो 10-12 डिग्री का आ गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस पश्चिमी राजस्थान में दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा रहता है। एक ही दिन में अंतर हो गया ना, ऊपर चढ़ाव, ऊपर और नीचे आ गया। पश्चिमी राजस्थान में दैनिक तापांतर अधिक रहने का मुख्य कारण है, अगर परीक्षा में आ जाए वही उत्तर कर दो, धरातल का स्वभाव। पश्चिमी राजस्थान में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहने का कारण है धरातल का स्वभाव, या फिर आप वापस वही नाम लिख सकते हो, मिट्टी की प्रकृति। दोनों के उत्तर क्लियर हो गए। हाड़ौती वाले में ज्यादा रहने का कारण है मिट्टी का
मिट्टी की प्रकृति या धरातल का स्वभाव, और यहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक रहने का मुख्य कारण है धरातल का स्वभाव या मिट्टी की प्रकृति। तो फिर मैंने आपको कह दिया था दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा किस जिले में है? जैसलमेर। और जैसलमेर में दैनिक तापांतर अधिक रहने का कारण वही धरातल का स्वभाव या मिट्टी की प्रकृति। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, यहाँ तक कोई समस्या आपके नहीं रहनी चाहिए। देखिए दैनिक का मतलब होता है दिन में, एक दिन में उतार चढ़ाव की अगर हम बात करें तो आपके उत्तर होगा जैसलमेर। लेकिन अगर परीक्षा में आपके आ जाए वार्षिक तापांतर, मतलब साल भर उतार चढ़ाव की अगर मैं बात करता हूं तापमान में, तो राजस्थान का सबसे ठंडा जो जिला है वो चूरू, राजस्थान का सबसे गर्म जिला है वो है चूरू। मतलब ठंडा भी चूरू और गर्म भी चूरू। मतलब साल भर की अगर मैं औसत निकालूं ना तो वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा चूरू में है ना। वार्षिक तापांतर आपके करोगे आप उत्तर चूरू। अगर एग्जाम में आ जाए दैनिक तापांतर तो दैनिक तापांतर का आप उत्तर क्या करोगे? जैसलमेर। और जैसलमेर में दैनिक तापांतर अधिक रहने का कारण अगर पूछ ले तो आप कहोगे धरातल का स्वभाव या मिट्टी की प्रकृति। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बन गया हाड़ौती वाला और एक बन गया ये दैनिक तापांतर वाला। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई। और दैनिक तापांतर अधिक रहने का कारण फिर बता रहा हूँ, धरातल का स्वभाव या मिट्टी की प्रकृति। और वार्षिक तापांतर का आप उत्तर क्या कर दोगे? चूरू कर दोगे। तो ये एक पहला कारण आपके क्लियर। अब देखिए, हाँ ये देख लेना सबसे शुष्क स्थान फड़ौदी वाला। आगे देखिए, अब दूसरा जो कारण है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है और वो है समुद्र तल से ऊंचाई। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि एग्जाम में जब आप जाओ और यहाँ पर ये 4-5 ऐसे पॉइंट आए तब आपके यहाँ पे ये क्लियर होना जरूरी है कि समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु से कैसे संबंधित है। आपको पता है कि अगर मैं राजस्थान में बात करता हूँ, ये इधर अरावली वाला, ये सिरोही, ये उदयपुर, चित्तौड़, ये सारा एरिया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अरावली का ये दक्षिणी और पश्चिमी भाग जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई लिए हुए है, तो ये सबसे ऊंचा भाग है। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आप पता है ना गर्मी ज़्यादा होती है, आप कहाँ जाते हो कि चलो हिल स्टेशन चलते हैं। हिल स्टेशन जाने का मतलब क्या होता है कि आप जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान कम होता रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता रहता है। अपना एकमात्र हिल स्टेशन ये माउंट आबू है, तो आप गर्मियों में माउंट आबू जाते हो तो आप महसूस करते हो आपको गर्मी कम लग रही है। क्लियर है? अब मैं प्रश्न बना दूं इसका। मैं अगर कहूं कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का कारण, कम रहने का कारण, वही बात है, मैंने सिर्फ प्रश्न का तरीका चेंज किया। मैंने लिख दिया कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तापमान है, ये तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का कारण। कम क्यों रहती है बताओ? तो आप उत्तर क्या करोगे? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई के कारण आपके राजस्थान का ये जो भाग है यहाँ की आप ये कह सकते हो तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। तो वापिस एक बार सुन लेना, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का कारण, तो उसका आप कारण क्या करोगे? समुद्र तल से ऊंचाई। हो गए दो क्वेश्चन क्लियर। अब देखो तीसरा जो है वो है अक्षांशीय स्थिति। ये अपने जलवायु से लेना देना कुछ नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अक्षांशीय स्थिति से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं जो जलवायु से संबंधित है। तो देखिए अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति की अगर मैं बात करूं, उत्तर गंगानगर, गंगानगर का गांव कौन सा है? कोणा, आखिरी गांव। और अगर नीचे की तरफ आप दक्षिण में आ जाओ, बोरकुंडा, बांसवाड़ा। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपके कितने क्वेश्चन बनाते हैं? देखिए कम से कम बनाता है 10 से 15 क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे बनते हैं सुनिए। अक्षांशीय विस्तार लिखो राजस्थान का, तो मैं अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू कर दूँ, इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और ये आखिरी यहाँ इस गांव में जाएंगे ना तो ये होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट। पहले आप है ना अंतर निकाल लो भाई, ये अक्षांश वाला अंतर निकालो, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं गिनो देखे।
23 के बाद 24, 25, 26, 27, अगर ऐसे हम निकालते हैं तो निकाल के देखो आपके 23 डिग्री 7 3 12 9 और ये हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। कितना आ गया? 7 डिग्री, मतलब कुल मिला के 7 ऐसी लाइनें हैं अपने। डिग्री को भूल जाओ आप, तो 7 याद रहेगा ना तो भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। डिग्रियों में कभी अंतर नहीं देंगे कि 7 डिग्री 8 मिनट, 7 डिग्री 12 मिनट, ऐसा नहीं होगा। आपको डिग्रियों में अंतर मिलेगा, वहाँ पे 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री। तो हमें ध्यान रखना है लगभग 7 लाइनें हैं। क्लियर है? 7 डिग्री 9 मिनट। पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर कर लेना। अब देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आपको मेरे हिसाब से यार ये आप सबको पता है, तो मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ इसको। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे से निकलती है। इतना क्लियर है? एक बार आप यहाँ ही भूल जाओ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, और ये हो गई मकर रेखा। देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो तापमान होता है, क्लियर है ना, वो उष्ण होता है। फिर इससे ऊपर की तरफ लेते हैं, ये भी 23.5 है ना, 66.5 तक अगर ले लेते हैं, 66.5 तक, तो ये होता है शीतोष्ण। पूरे विश्व के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। और ऊपर क्या बच गया? ये हो गया शीत। क्योंकि अभी अपने सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा आपको, फालतू का मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि अक्षांश देशांतर को लेके बैठ जाऊं। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में विश्व का जो तापमान माना गया है वो उष्ण। कर्क रेखा से 23.5 से ऊपर 66.5 तक आप ले लेते हो तो वो होता है शीतोष्ण, और उससे ऊपर चले जाओ तो आपके हो जाता है शीत। अब मुझे ये बताइए राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा से किस दिशा की ओर है? तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा से उत्तर की ओर है। ये पहला क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर कर लेना, किस दिशा की ओर है? उत्तर। इसका मतलब इससे नीचे ये पूरा की पूरी जो जलवायु होगी वो बताओ कैसी होगी? कर्क रेखा के नीचे वाली। तो आप कहोगे कर्क रेखा के नीचे की जो जलवायु होगी वो उष्ण, और हमारा अधिकांश भाग कर्क रेखा से ऊपर की ओर है, तो बताओ हमारी जलवायु कैसी होगी? तो आप कहोगे शीतोष्ण। शीतोष्ण कह दो या उपोष्ण कह दो, तो जलवायु पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कर्क और मकर रेखा के बीच की जलवायु उष्ण, उसके ऊपर उपोष्ण। तो राजस्थान की अधिकांश जो जलवायु है वो कैसी है? उपोष्ण जलवायु, या आप कह सकते हो इसको शीतोष्ण जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु क्लियर। अब देखिए 21 जून की अगर मैं बात करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ था इस दिन। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे गिरती है, और कर्क रेखा बांसवाड़ा से। क्लियर है ना? तो अगर मैं एग्जाम में कहता हूं कि 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें, सीधी किरणें, टांट के ऊपर सीधी पड़े तो 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें किस जिले पे पड़ती है? तो नो डाउट आप उत्तर करोगे बांसवाड़ा। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें किस जिले पे? बांसवाड़ा। अब देखिए बांसवाड़ा कर्क रेखा पर यहाँ सूरज सीधा चमक रहा है, तो तिरछी किरणें या तो इधर जाएगी या उधर जाएगी, हमें यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है अभी तो अब अगर मैं पूछूं राजस्थान के संदर्भ में, तो बताओ सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में देखने को मिलता है? आप कहोगे गंगानगर, क्योंकि सीधा यहाँ चमक रहा है, सीधी यहाँ गिर रही है, तो तिरछी आपके सबसे उत्तरी जो जिला होगा वहाँ गिरेगी। तो सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहाँ पे देखने को मिलता है? आपके गंगानगर। वापिस सुन लेना, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर। अगर गंगानगर ऑप्शन में नहीं हो, रट मत लेना कोई भी चीज को, आप कह दोगे हनुमानगढ़, है ना? क्योंकि बार बार एग्जाम में गंगानगर आता है तो लगभग बच्चों ने रट लिया है। कोई जरूरी नहीं है, गंगानगर नहीं आए तो हम हनुमानगढ़ कर देंगे, हनुमानगढ़ नहीं आए तो आप आ जाओ नीचे चूरू कर दो। इधर वाले देंगे आपको 2-3 जिले, तो एक इधर का देंगे, आप देख लेना कि भाई जो उत्तर में सबसे नज़दीक है वो उसका उत्तर कर देना आप। तो कर्क रेखा से इतने क्वेश्चन बन गए आपके। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये कर्क रेखा से ये छोटा सा जो भाग रह गया ना ये बांसवाड़ा का, इसकी जलवायु कैसी हो गई? उष्ण हो गई अपने आप ही। भाई ये नीचे का जो भाग रह गया इसकी जलवायु उष्ण है। तो अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन करूं कि अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के उष्ण कटिबंध में स्थित जिले, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है भाई। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के उष्ण कटिबंध में स्थित जिले, नो डाउट आप करोगे डूंगरपुर बांसवाड़ा। 2 जिलों का क्रम आएगा साथ में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब कहोगे गुरुजी डूंगरपुर से तो निकलती नहीं है, अरे वो मत देखना, अगला एक एग्जामिनर आज तक डूंगरपुर बांसवाड़ा दे रहा है, एक देना है तो बांसवाड़ा कर देना, और 2 दे तो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वापिस सुने,
अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के उष्ण कटिबंध में स्थित जिले, ये उष्ण जलवायु वाला इतना क्षेत्र अपना रह गया, कर्क रेखा से जो नीचे रह गए, तो हम कहेंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब बच्चों की समस्या क्या है कि सर उष्ण और एक शुष्क, ये दोनों शब्द अलग है भाई, ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया राजस्थान के सबसे शुष्क जिले, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा मत कर देना, ये उष्ण जिले हैं। राजस्थान के सबसे शुष्क जिलों का नाम आए तो आप कहोगे जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान के सबसे शुष्क जिले कौन से बोलोगे आप? जैसलमेर, बाड़मेर। अच्छा, जिले शुष्क हैं तो बताओ राजस्थान में शुष्क कृषि कहाँ की जाती है? इसका उत्तर भी क्या कर दोगे आप? जैसलमेर, बाड़मेर। अच्छा, अगर मैं दिशा पूछ लूँ तो कि राजस्थान की कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ शुष्क कृषि की जाती है? आप कहोगे पश्चिमी राजस्थान। ये अभी हाल ही के एग्जाम में आया था, अभी जस्ट 15 या 25-30 दिन पहले कोई एग्जाम हुआ था, वो पेपर मैंने हल किया था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की किस दिशा की ओर शुष्क कृषि की जाती है। जब जिले हमें पता है जैसलमेर, बाड़मेर है, तो नो डाउट हम कहेंगे पश्चिमी राजस्थान। तो शुष्क जिले पूछ ले, शुष्क कृषि पूछ ले, शुष्क कृषि की दिशा पूछ ले, 3 क्वेश्चनों में आपको अगर जिले पूछे तो जैसलमेर, बाड़मेर, शुष्क जिले, शुष्क कृषि, और दिशा पूछे तो पश्चिमी राजस्थान में क्या की जाती है? आपके शुष्क कृषि की जाती है। तो इतने क्वेश्चन आपके ये कर्क रेखा यहाँ पे बना देती है। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार उष्ण कटिबंध में स्थित जिले, वापस बोलो एक बार, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान के सबसे शुष्क जिले जैसलमेर, बाड़मेर। शुष्क कृषि जैसलमेर, बाड़मेर। और शुष्क कृषि किस दिशा की ओर की जाती है? तो आप क्या कहोगे? पश्चिमी राजस्थान। तो अभी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है, समुद्र तल से, एक तो धरातल का स्वभाव, समुद्र तल से ऊंचाई, और एक है अक्षांशीय स्थिति। तो मैं थोड़ा सा जिन्होंने सामान्य परिचय नहीं पढ़ा है मेरा पहले वाला, तो मैं थोड़ा आपको और बता देता हूँ। अक्षांश पढ़ लिए तो थोड़ा मैं आपको देशांतर ही बता देता हूँ, ठीक है। अक्षांश लिखे हुए पढ़े रहने दो। अब देशांतर की बात करते हैं अपन, है ना। देशांतर, यहाँ वाला कौन सा है? कटरा। कटरा कहाँ है? जैसलमेर, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, टाइम नहीं है, आप फालतू का टाइम लग जाएगा। यहाँ पे कौन सा था वो? धौलपुर का नाम देखो दिमाग से निकल गया, सिलोन। यहाँ आपके कौन सा आ गया? सिलोन। सिलोन कहाँ पर है? धौलपुर। अब देखो देशांतर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्षांश आपके क्लियर है, थोड़ा देशांतर वाला भी आप देख लो। देशांतर रेखाएं खड़ी होती है, राजस्थान से जो देशांतर रेखा यहाँ से होके निकल रही है उसका नाम है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। पहले तो आप याद रखना, राजस्थान में पश्चिम से जाएगी ये 69 के बाद ये खड़ी 70, 71, 72, 73, 74, 75 ऐसे करके यहाँ वाली जो है ना, ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। आई बात समझ में? तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट आपके राजस्थान में देशांतरीय विस्तार है। अच्छा मुझे बताओ अंतर निकालूं तो, अंतर निकालता हूं तो इसमें आ जाता है 8 डिग्री 47 मिनट। मतलब ये रेखाएं भाई 69 के बाद 70, 71, 72 यहाँ करता करता लगभग 9 रेखा गुजरा आपने, कति 9। क्लियर है ना? हमारे यहाँ से लगभग 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। देशांतर रेखा का अगर आपके ये ध्यान में है कि 69 डिग्री 30 जैसलमेर से निकलती है, आपकी लाइफ में कोई सा क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है 78 वाली गुजरेगी धौलपुर से। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो लगभग कितने 9 देशांतर रेखा है। एक देशांतर रेखा को पार करने में सूरज 4 मिनट का समय लगता है। हमारे यहाँ पे अंतर कितना रहेगा? लगभग 36। कई क्या करते हैं अपनी होशियारी के लिए 35 मिनट और ये सेकंड, कोई लेना देना नहीं है उससे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना लगभग 36 है। और ये पूछ ले आपको तो सीधा आप बता ही सकते हो। अब मेरी बात सुनो, सूरज किधर से निकलता है? पूर्व से। सूर्य पूर्व से निकलता है। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। तो राजस्थान में बताओ सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो आप कहोगे धौलपुर। सबसे पहले सूर्य उदय मान लो 7 बजे यहाँ होता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 7:36। तो मैं ये कह सकता हूँ राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय जो होता है वो जैसलमेर में। सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर और सबसे अंत में जैसलमेर। अच्छा वापस सुनना, जहाँ सूरज सबसे पहले उदय होता है वहीं पर सूरज सबसे पहले अस्त भी होता है। तो राजस्थान में सूरज सबसे पहले अस्त धौलपुर में होगा भाई। उदय भी कहाँ होगा? धौलपुर में। और अस्त भी कहाँ होगा?
धौलपुर में। ऐसे ही राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय, अंत लिख दे और सूर्य उदय कर दे या सूर्य अस्त कर दे, दोनों का उत्तर क्या कर दोगे आप? जैसलमेर। क्लियर है? अब देखो 69 डिग्री, ये तो हो गया ना क्लियर है। सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर, सबसे पहले सूर्य अस्त धौलपुर, सबसे अंत में सूर्य उदय जैसलमेर, और सबसे अंत शब्द आ जाए तो आपको कर देना है जैसलमेर। चलिए भाई, यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया। अब थोड़ा इन रेखाओं का ध्यान रखना भाई। 69 इधर है तो नो डाउट 70 यहाँ होगी। अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेना 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से जाती है, आप कहोगे जैसलमेर बाड़मेर, है ना। जैसलमेर और बाड़मेर के एरिया को ये कवर करती हुई जाती है। अच्छा, यहाँ से अगर आपको पूछ ले, देखो आपसे पूछ ले कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस अभयारण्य से होके जाती है, नो डाउट ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर। तभी तो कहता हूँ, आप कहते हो गाइड कुछ नहीं है, आपके समझने में जितना आप समझ जाओगे उतना अच्छा रहता है। वो टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। आप ये आपको गाइडों में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो रटने से काम नहीं चलेगा। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान से जाएगी। कौन से जाएगी? राष्ट्रीय मरु उद्यान से। अब आप इधर से इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है? धौलपुर को बांटेगी। 78 धौलपुर में रहेगी, 78.17 है, 17 आगे चला गया तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा धौलपुर को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। अब सुने, 78 से मैं थोड़ा कम ले लूँ, लगभग आप मान लो 77, 77.5। सारा रटना तो है नहीं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो रटता नहीं हूँ, मैं तो ना उस चीज़ को पकड़ लेता हूँ कि एवरेज कहाँ तक आ सकता है। अब देखो 77.5, अगर 77.5 या 77 आपको दे देते हैं और आपको पूछते हैं, ठीक है, कि ये किस अभयारण्य से जाएगी, नो डाउट जो प्रसिद्ध अभयारण्य है उसके बारे में पूछा जाएगा। अब अगर आपके ये ध्यान में है कि 78 धौलपुर है, तो धौलपुर के थोड़ा सा इधर की तरफ हम जाते हैं तो फेमस अभयारण्य एक ही आता है आपके, घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार। तो ऐसे आपको अभयारण्य से पूछ लेना तो भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा अपने दिमाग में उस नक्शे को सेट कर लो, वहाँ रफ बना लो, तो आप उन रेखाओं में पूछ जाओगे। एग्जामिनर क्या करता है, आपको फंसाने के लिए ये क्या, या जैसे मैं एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको दे दिया 77 डिग्री 37 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, तथा आप इधर से ले लेगा वो, है ना। यहाँ पे आपके कौन सा 30 डिग्री थे ना ऊपर, ठीक है, यहाँ उसने ले लिया मानो 27 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के किस अभयारण्य से होके गुजरती है। तो अब आप सोचोगे कि गुरुजी कितने अभयारण्य हैं, हम किस किस काम याद करें, कौन कौन सी रेखा जाती है। सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपको पता है कि भाई इसको छोड़ दो चाहे, तो आपको एक पकड़नी है, ये पकड़ ली कि यार लगभग पूर्वी राजस्थान का कोई अभयारण्य होना चाहिए। उन 4 ऑप्शन में पूर्वी राजस्थान का एक ही अभयारण्य होगा। अब आप अपने दिमाग में बर्डन मत लिया करो, गुरुजी 2 दे दे वजह दे, गुरुजी 3 दे दे वजह दे, नहीं, आपको पूर्वी राजस्थान का एक ही अभयारण्य मिलेगा, बाकी सारे के सारे आपको इस साइड वाले उदयपुर वाले इधर वाले मिलेंगे। वो एग्जामिनर सिर्फ ये देखना चाहता है कि क्या आपने को वास्तव में इन रेखाओं का नॉलेज है या नहीं है। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे एग्जाम में कभी भी आ जाए ना तो घबराना मत, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा रफली नक्शा बना के आप सिर्फ एवरेज देख लो, आप आराम से पहुंच जाओगे कि साहब ये पश्चिम से पूछ ले तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर मानो थोड़ा सा ये आपके दे दिया, मानो 69 से 70 पॉइंट समथिंग दे दिया उसने, 70 पॉइंट समथिंग दे दिया, और आपको पूछ लिया निम्न में से ये किस मानो 71.71 या लगभग 71 दे दिया, जो भी है, कोई ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो अब आपको एक अभयारण्य है वो पश्चिमी राजस्थान का मिलेगा, बाकी सारे उधर के मिलेंगे। अब आप देख रहे हो खुद ही आपके, मान लो सिरोही वाला दे दिया वो अभयारण्य, है ना, कुंभल, कौन सा है सिरोही वाला, फेमस है ना, माउंट आबू अभयारण्य। तो सीधी सी बात है, सिरोही का माउंट आबू अगर दिया है तो फिर 3 अभयारण्य वो साइड का देगा। इसलिए ऐसा मत सोचा करो कि सर कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होते हैं। वो फैक्ट जानना चाहते हैं, तभी मैं कहता हूँ गाइड में क्या रखा है, कोई सी गाइड ले लो। अगर आपके जब तक बेसिक जीके क्लियर नहीं होगा, गाइडों से अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो मेरे को आप 20 गाइड दे दो, मैं 15-20 दिन में रटा के एक आप पेज वाइज पूछ लेना मेरे से। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप समझने की कोशिश करो यार। क्या गाइडों में सारा दिन टेंशन में रहते हो, इतना टेंशन में रहने से बढ़िया है किताब लेके बैठ के पढ़ो ना, आप फायदे में रहो। क्या गाइड करें आपको, आप तो कोई चीज़ समझते नहीं हो भाई।
ठीक है, कोई गाइड कोई ऐसा कुछ नहीं है, किसी गाइड से कोई ना कोई गाइड आपका सिलेक्शन रोक सकती है, ना कोई गाइड आपका सिलेक्शन करवा सकती है। ये सब आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से आपकी तैयारी का स्तर है, सीधी सी तो थोड़ा देख लेना। अब आगे हम पढ़ते हैं राजस्थान में जलवायु में, राजस्थान में ऋतुएं। ठीक है भाई, ऋतुओं वाला आज क्लियर कर लेते हैं। तो ऋतुओं की अगर मैं बात करूं राजस्थान में, तो 3 ऋतुएं मुख्य रूप से पाई जाती है। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, ठीक है भाई। नंबर 2 ग्रीष्म के बाद वर्षा, और वर्षा के बाद नंबर 3 पे आपके आ जाती है शीत। देखिए ग्रीष्म ऋतु आपको पता है मध्य मार्च से शुरू हो जाती है, मार्च में अपने गर्मी लगभग शुरू हो जाती है, ठीक है, मध्य मार्च के बाद में, और ये अपना पूरा जोर दिखाती है जुलाई तक। अब कई गाइडों में मध्य मार्च और मध्य जुलाई, यहाँ पे नहीं फंसने का, ठीक है, मध्य जुलाई तक, अगर कहीं कुछ और बताएगा आप, मैं तो इसको भी हटा दूंगा। ये लो मार्च से लेकर लगभग आपके जून तक की गर्मी रहती है, ठीक है। बारिश की अगर बात करूं तो जुलाई, 3 महीने होती है हमारे यहाँ पर, जुलाई अगस्त सितंबर तक, ठीक है। 1 महीना अक्टूबर मैंने हटा दिया, और नवंबर में आपके सर्दी शुरू हो जाती है, नवंबर से लेकर मार्च तक। तो यहाँ मध्य जोड़ो तो जोड़ लेना, नहीं तो ये मोटे मोटे महीने अपने याद रहना चाहिए। देखिए अक्टूबर का है ना ये महीना, ये होता है मानसून प्रत्यावर्तन। ये आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, मानसून प्रत्यावर्तन होता है यानी मानसून वापस लौटने का जो समय है, वो 1 महीना देख लेना अक्टूबर। अक्टूबर का जो महीना होता है ये मानसून के प्रत्यावर्तन, मानसून वापस लौटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लेना, ये महीना याद रहेगा तो उत्तर गलत नहीं होगा। इसके साथ और कोई दूसरा आ जाएगा, छोटा मोटा है तो कर लेना, ठीक है भाई। तो अक्टूबर को कहेंगे हम मानसून प्रत्यावर्तन समय, और बाकी ये ऋतुएं हैं, कभी नहीं पूछी जाती कौन से महीने में कौन सी ऋतु है, सब बावड़ा इतना कोई को नहीं, सब नठाया था ना, तो कहीं पूछ सके तो इनकी विशेषता पूछ सकते हैं। तो हम ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं पढ़ लें। देखो ग्रीष्म ऋतु की अगर मैं बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु की पहली विशेषता होती है आर्द्रता। पहली विशेषता क्या है? आर्द्रता। आपके अभी क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। मैं आपको सीधा सा बता देता हूं, आर्द्रता का सीधा सा संबंध है वर्षा से। सीधा संबंध किससे लोगे? वर्षा से लोगे। कि जब जिन महीनों में वर्षा ज़्यादा होगी उन महीनों में आर्द्रता ज़्यादा रहेगी, और जिन महीनों में धाप के तावड़ा पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी, उन महीनों में आर्द्रता सबसे कम रहेगी। क्लियर हो गया? तो अगर मैं बात करता हूँ आर्द्रता का सीधा संबंध मैंने वर्षा से ले लिया। राजस्थान में वर्षा होती है जुलाई अगस्त, कुल वर्षा का 34% तो इस महीने में हो जाता है, और अगस्त ये 33% के लगभग इसमें हो जाता है। तो 2 महीनों में आपकी बरस जाती है। फिर कहता हूँ इन पे ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, 33 और 34 और 35 ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख दिया मैंने। आपको ध्यान रखना जुलाई और अगस्त, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। 1 महीने की बात करूँ तो जुलाई, 1 महीने में सबसे ज़्यादा राजस्थान में जुलाई में होती है। अब मुझे आप बताओ, वर्षा ज़्यादा तो आर्द्रता ज़्यादा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर्वाधिक आर्द्रता वाले महीने, सर्वाधिक आर्द्रता वाले महीने कौन से कर दोगे आप? जुलाई अगस्त। अब ले लो कम, सबसे कम रहती है अप्रैल और मई में। अप्रैल और मई में आर्द्रता सबसे कम रहती है। अब कईयों के दिमाग में घूम रहा है, गुरुजी सब गर्म महीनों तो जून हुए, तो जून में आर्द्रता सब कम रहनी चाहिए, लेकिन जून के आखिरी वीक तक हमारे यहाँ पे 1-2 वर्षा हो जाती है भाई राजस्थान में। तो वर्षा होने के कारण वो वर्षा क्या करती है, फिर आर्द्रता वाला जो वो 25 दिन उसने रिकॉर्ड तोड़ आर्द्रता कम रही थी ना, वो बराबर कर देगी फिर महीने में। ठीक है, अगर 2-4 मानो पूरे जून में नहीं होती ना बारिश, तो हम कहते हैं सबसे कम जो आर्द्रता है वो जून की, लेकिन जून में बारिश हो जाती है, तो बारिश सीधी सी बात है, बारिश होते ही आर्द्रता बढ़ जाएगी। तो अब क्लियर कर लेना, अप्रैल मई, जून क्यों नहीं? क्योंकि जून में बारिश हो जाती है। इससे अगला ही महीना है अप्रैल मई, और जून आ जाता है, जून में बारिश हो जाती है। तो ये महीने क्लियर। सर्वाधिक आर्द्रता जुलाई और अगस्त, न्यूनतम आर्द्रता आप ले लोगे अप्रैल और मई, तावड़ा वो तेज पड़ता है इस समय। अब देखिए जो वर्षा वाले पॉइंट आपको याद है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताओ, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला बता दूं मैं, क्लियर है? सर्वाधिक आर्द्रता झालावाड़ है ना, सबसे ज्यादा बारिश वहीं से होती है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछ ले, माउंट आबू। अब वर्षा से संबंधित है, बताओ राजस्थान में किस एरिया में ज्यादा वर्षा होती है? तो मैं कहता हूं
आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश ज़्यादा होती है। मैं कहूँ किस दिशा में कम होता है, तो मैं ज़्यादातर एक दिशा कहूँ तो मैं कहूँगा पश्चिम, दो दिशा कहूँ तो उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, क्योंकि हाड़ौती इसमें आता है, इसलिए एक दोनों दिशा हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब मुझे आप बताओ सर्वाधिक आर्द्रता किस क्षेत्र में देखने को मिलेगी? आप कहोगे जहाँ बारिश ज़्यादा वहाँ आर्द्रता ज़्यादा, तो सर्वाधिक आर्द्रता दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। बताओ न्यूनतम आर्द्रता कहाँ देखने को मिलेगी? तो न्यूनतम जहाँ बारिश नहीं होती, जैसलमेर में। ठीक है ना, अब वही बात है यहाँ पे, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला हो गया, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान। अब न्यूनतम में जाओ तो बताओ राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आप कहोगे गुरुजी जैसलमेर है। तो ये लीजिए, न्यूनतम आर्द्रता कहाँ रहती है आपके राजस्थान में? तो आप कहोगे जैसलमेर। अच्छा, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान, तो बताओ राजस्थान में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? आप कहोगे गुरुजी समगांव। समगांव कहाँ है? जैसलमेर। दिशा पूछ ले आर्द्रता से संबंधित, महीने पूछ ले या कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप आर्द्रता का सीधा संबंध वर्षा से स्थापित करो। वर्षा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा होती है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आर्द्रता हमेशा ही ज़्यादा रहेगी। वर्षा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कम होती है, तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में आर्द्रता सबसे कम रहेगी। ये दिशा पूछ ले, दिशा में सर्वाधिक न्यूनतम मैंने बता दिया। महीने पूछ ले, महीनों में सर्वाधिक न्यूनतम मैंने बता दिया। और स्थान पूछ ले, जिला पूछ ले, ये आपका सारा का सारा मैटर। आर्द्रता से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने हैं, आप इनको नोट कर लें जरूर, है ना। नोट्स बनाते रहें भाई, लापरवाही यार ये कम यूज़ किया करो भाई, व्हाट्सअप का कम किया करो, है ना। आप टेंशन में कुछ ज़्यादा ही ले लेते हो व्हाट्सअप में, सारा ही दिन पूछते रहते हो, क्या पूछना इतना? आपके काम को अगर काम होता है तो आप मुझे पूछ लिया करो, और उससे क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सअप करने से बढ़िया है मुझे कॉल कर लिया करो भाई। व्हाट्सएप पे छपाई छुपी में टाइम जाता है। आप कॉल करके कोई भी समस्या आपके है आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो नंबर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप भी मेरे छोटे भाई बहन हो, मुझे पता है आपके साथ क्या समस्या हो रही है। आपको ये ज़्यादातर यूट्यूबर ने क्या बना रखा है, बस बावड़ा बना रखा है, वो अपना सिस्टम रहेगा नहीं। आपको बढ़िया जितना मेरी तरफ से हो सकेगा मैं सहयोग करूँगा। मैंने ज्योग्राफी के काफ़ी टॉपिक डाल रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो शुरू से देखे भाई, पहले से देख रहे हैं आप, पहले से लेके पूरा ज्योग्राफी हम क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। कई भाई जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी यही है कि आप शुरू से देखना शुरू करें, क्रमबद्ध तरीके से देखें। ज्योग्राफी, इतिहास, कला, संस्कृति मेरी गारंटी है कहीं नहीं अटकने दूंगा मैं आपको, किसी एग्जाम में RAS तक नहीं अटकने दूंगा। क्लियर है ना, ये मेरे पे आप विश्वास कर सकते हो, नो टेंशन। तो चलिए पहला टॉपिक आपके आर्द्रता समाप्त। आर्द्रता के बाद, आर्द्रता का मैंने संबंध किससे लिया था आप बताना? मैंने लिया था वर्षा से। अब आर्द्रता के बाद आपके आता है वाष्पोत्सर्जन। दूसरा टॉपिक है आपके वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का सीधा सा संबंध आप वन से लोगे। किससे लोगे? वन। वाष्पोत्सर्जन होता है क्या? आपके सब में ध्यान है कि भाई तावड़ा जब ये धूप तेज होती है तो जमीन में भाप है वो ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। अब आप मुझे खुद बताओ, जहां वन ज्यादा होंगे, जहां वन ज्यादा होंगे तो वो वन क्या करेंगे? वो सूरज के ताप को रोक लेंगे तो जमीन तक पहुंचेगा नहीं, तो वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं। और जहां वन बिल्कुल ही नहीं है वहां पे वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। मैं अगर दिशा की बात करता हूं, वनों की बात करता हूं, तो मैं कहता हूं पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम वन है। तो मैं अब ये कह सकता हूं कि वाष्पोत्सर्जन जो सर्वाधिक देखने को मिलेगा मुझे, वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक, वो मुझे कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिमी राजस्थान में। मैं कहता हूं कि दक्षिणी राजस्थान जो है, दक्षिणी राजस्थान में वन सबसे ज्यादा है। तो मैं अगर कहूं कि मुझे वाष्पोत्सर्जन की सबसे कम दर जो देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? दक्षिणी राजस्थान। ये लीजिए, ये टॉपिक यहीं पे आपके क्लियर हो गया। कैसे? वनों से आपने संबंध स्थापित किया, आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ वन क्या होंगे? कम होंगे। तो कम कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। ज़्यादा कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान में। अब यहाँ इनके ज़िले ले लो। अगर बात करता हूँ मैं पश्चिमी राजस्थान, तो आपके ज़िला आ जाता है जैसलमेर। और दक्षिणी राजस्थान में अगर वनों का हम एवरेज निकालें ना, तो बांसवाड़ा जिला सबसे बेस्ट रहता है भाई। नाम भी देखो पेड़ से ही है, बांस है तो बांसवाड़ा सुना। अब एग्जाम में पूछा जाता है वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला। वाष्पोत्सर्जन की सबसे ज्यादा दर वहां मिलेगी जहां वन नहीं है। आप उत्तर कर दोगे जैसलमेर। उत्तर क्या कर दिया आपने?
जैसलमेर। वाष्पोत्सर्जन की सबसे ज़्यादा दर, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन की जो सबसे ज़्यादा दर देखने को मिलेगी वो आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी, और न्यूनतम देखने को मिलेगी तो वो कहाँ मिलेगी, आपके बांसवाड़ा में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना भाई, क्लियर है ना। वनों से ले लो, इसको आप वर्षा से ले लो, दोनों आराम से क्लियर हो जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर जैसलमेर, न्यूनतम बांसवाड़ा। दिशा पूछे तो पश्चिमी राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा और दक्षिणी राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन कम। ठीक है, ये वाष्पोत्सर्जन। इसकी तीसरी जो ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है वो है आपके तापांतर। तो तापांतर का टॉपिक मैंने आपको शुरू में क्लियर करवा दिया था कि भाई ग्रीष्म ऋतु में तापांतर की विशेषता पाई जाती है। तो तापांतर सबसे ज़्यादा आपके पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला मैंने बताया था जैसलमेर, और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला मैंने बता दिया था चूरू। अब इस ग्रीष्म ऋतु की चौथी जो विशेषता होती है वो होती है भाई, ध्यान से देखना, लू। आप सबके ध्यान में है कि लू जो है वो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली क्या है, गर्म हवा। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा इसकी दिशा। हमेशा ध्यान रखिए ये गर्म हवाएं हैं, गर्म हवा आएगी तो वो रेगिस्तान से हमारी तरफ आएगी, हमारी तरफ से रेगिस्तान में थोड़ी जाएगी, वनों से थोड़ी जाएगी, तब तो वो ठंडी हवा जाएगी। तो ये जो हवा होगी ये होगा पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली, पश्चिम से पूर्व की ओर जो चलने वाली हवा होती है उसको हम लू कहते हैं, ये गर्म हवा होती है। तो लू का तो सबको ही पता है, आप थोड़ा इसकी दिशा देखना भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली गर्म जो हवा है उसको हम कहते हैं लू। क्या कहते हो भाई, लू कहते हैं साहब। एक और देखना, पछुआ हवा, पश्चिमी, ये पछुआ देखो, पैसे पश्चिम से चलने वाली, ये पाकिस्तान से चलने वाली हवाएं हैं भाई। पाकिस्तान में भी तो रेगिस्तान पड़ा है ना, तो पाकिस्तान से जो चलने वाली जो गर्म हवा है उनको हम कहते हैं पछुआ हवाएं। और पछुआ हवाएं देखो, पूरबीय हवा पूरब से चलती है, पूरबीय है ना, तो बंगाल की खाड़ी से जो बारिश करने वाली हवाएं आती है हम कहते हैं पूर्वैया चल गई, इसका मतलब बारिश हो गई। तो पूरब से चले वो पूर्वैया और पश्चिम से चले वो पछुइया। तो पछुआ जो हवाएं हैं, पछुआ हवाएं ये पाकिस्तान से चलती है, ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु की क्या है, ये विशेषता है, ये भी गर्म हवाएं हैं। और राजस्थान के, आप ये कह सकते हो पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होने का एक कारण पछुआ हवाएं हैं। ये आप बारिश में पढ़ोगे आगे कि राजस्थान में बारिश कम होने के कौन कौन से कारण हैं। तो एक तो अरावली का विस्तार आएगा, एक मैं उसमें बताऊंगा आपको पछुआ हवाएं। तो ये पछुआ हवाएं गर्मी में चलने वाली हवा होती है भाई, तो ये आप देख लेना। अब इस ग्रीष्म ऋतु की जो अगली विशेषता है वो एक छोटा सा भंवर उठता है जिसको कहते हैं बबूला। क्योंकि हम तो मारवाड़ी लोग हैं, हमारे लिए तो बबूला रोज की बात है, हमारे तो यहाँ पे तो चलते रहते हैं। और अब हम डरते थे पहले, छोटे थे, तो इसमें भूत है, इसकी चोटी निकली हुई है, ऐसा तो कहते थे। ये जो आपके जयपुर वाले जो शहरों में रहने वाले भाई बहन होते हैं ना, उनके लिए बबूला बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बबूला क्या होता है, ये एक छोटा वायु चक्रवात होता है। छोटा क्या होता है, वायु चक्रवात। बड़ा हो जाता है ना, उसको हम चक्रवात कहते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में बने, मानो इतना सा क्षेत्र में बन जाता है, ये ऊपर की तरफ रेत वेत उड़ने लग जाती है। वो बीच वाला वही बात है, वो निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, और मैं फालतू की बात, इतना आपको आता ही होगा, मेरे को पता है ना। वो हवाएं भरने के लिए आती है, आपस में टकरा के वो बीच वाला न्यून वायुदाब के अंदर रह जाता है, चारों तरफ अधिक वायुदाब रहता है, घूमती रहती है हवाएं। तो वायु, छोटा वायु चक्रवात परीक्षा में आ जाए ना, बबूला है बस, छोटा वायु चक्रवात। ये है आपके ग्रीष्म ऋतु की फेमस विशेषताएं। ग्रीष्म ऋतु में फिर आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे गर्म महीना, तो राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून, सबसे ठंडा महीना जनवरी। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले सबसे गर्म जिला, तो आप कहोगे सबसे गर्म जिला, वो भी मैं पहले ही बता ही चुका हूँ, ग्रीष्म ऋतु में गर्म जिला चूरू है। तो ठंडा जिला भी कौन सा हो गया, आपके चूरू हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब दूसरी, ये आज तीनों कर लेते हैं, क्लास तो थोड़ी लंबी रहेगी, देख लिया करो पूरी। जो देखते हैं वो बेनिफिट में रहेंगे, नहीं देखते हैं वो भी भगवान चाहे वो बेनिफिट में रहे, कहीं और देखें। चलिए अगला, दूसरी आपके वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में आपको ध्यान रखना है, पहले तो आप 5-7 पॉइंट तो हमने पहले ही क्लियर कर लिए थे। देखिए वर्षा ऋतु में मैं आने वाला क्वेश्चन आपके क्लियर कर रहता हूँ, ठीक है।
या वायुदाब पेट या कुछ भी आ जाए, समवर्षा रेखाओं की अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ की मैं अगर बात करूँ ना तो राजस्थान से 3 समवर्षा रेखाएं गुजरती है। कितनी? 3। आपको याद करनी है 998, 999 और 1000। आपको पता है वर्षा रेखा है अधिक है, इसका मतलब वो अधिक वाले क्षेत्र से निकलेगी वर्षा वाली, और कम है इसका मतलब वो कम से निकलेगी। तो यहाँ से आपके अगर ये क्लियर है ना कि भाई 3 है, कितनी है? 3, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ये राजस्थान का नक्शा ले लो, इधर देखो पहली जो निकलती है वो इस हिसाब से निकलती है इधर से, तो नो डाउट आपको पता है यही निकलेगी इधर वाली। तो ये 98 वाली कहाँ से निकल गई? जैसलमेर बाड़मेर। अब एक जिला याद करो, जैसलमेर बाड़मेर वाला एरिया, ठीक है, एक जिला याद कर लो। दूसरी है जो देखो ऐसे कुछ मध्य से ऐसे ऐसे होके निकलती है। अब सारे जिले रटने की कहाँ आवश्यकता है हमें? ऐसा तो है नहीं कि आपको जिलों में कंफ्यूज करेंगे, कहीं नहीं होगा। आपको अगर इतना पता चल जाएगा ये लगभग अजमेर से, अजमेर टोंक वाला जो एरिया है यहाँ से निकलती है। सिर्फ 2 जिले पकड़ लो। अब कहोगे गुरुजी इधर वाला हो गया। अब देखो ये 1000 वाली जो है, ये 1000 वाली सिर्फ इस एरिया से निकलती है इधर वाला, और ये आपके कौन सा हो गया? झालावाड़ वाला। बस ये लो, अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप गाइड से जब पढ़ते हो ना तो उसमें क्या करते हैं, इसमें आपके उत्तरी बाड़मेर का उत्तरी भाग, इसका दक्षिणी भाग, इसका पूर्वी भाग, इसका पश्चिमी भाग, आप उसको रटने की कोशिश करते हो। मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो इतना पता है कि मोटा मोटा मेरे को अगर 1 या 2 जिले का है ना तो मैं उस क्रम को बांध दूंगा। फिर इतना तो अपना होना ही चाहिए ना नॉलेज। क्यों? क्योंकि अगर मानो यहाँ पे दे रहा है तो वो एक साइड वाला जिले दे देगा, इसमें अगर वो देगा तो नो डाउट वो क्या करेगा, यहाँ गंगानगर लिख देगा। तो आपको सीधा पता चलेगा गंगानगर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में से निकलने वाली रेखा है, तो आप आराम से उसका उत्तर कर सकते हो। तो 3 समवर्षा रेखाओं का ध्यान रखें भारत के संदर्भ में। 998 जैसलमेर, 999 अजमेर टोंक, और 1000 वाली है वो झालावाड़। यहाँ पे अगर समवर्षा रेखा की जगह अगर वायुदाब वाला छोड़ दो, बाद में देखेंगे, ज़्यादा फिर हो जाएगा नॉलेज आपको। ज़्यादा का मतलब अरे एक बार का जितना अपने काम का है उतना ही बताऊं तो ठीक रहेगा। ज़्यादा मुझे आपको विद्वान नहीं बनाना भाई। मैं अपने बच्चों को एक ही बात कहता हूं, आप भी मेरे बच्चे ही मान के चलता हूं, कि आपको इतना ज्ञान नहीं लेना, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको मेरी तरह यहाँ पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज्ञान उतना ही लेना है जिससे आप एग्जाम में क्लियर हो जाओ। अगर आपके टॉपिक में नहीं है ना तो उसको फेंक दो, देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि यार देखते हैं देखें क्या है, क्या मतलब है, टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना, है ना। अभी टॉपिक में आपके अक्षांश जैसा अंतर मानो नहीं था, मैंने नहीं बताया। अभी कोई दूसरा होता तो वो फिर आपको पूरा समझाने की कोशिश करता, ये है, ये इधर है, इधर है। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को पता है मैं आपका आधे से 1 घंटा खराब कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये अभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपको गुरुजी हमें तो सीखना है, अरे सीखना है तो बाद में सीख लेना, एग्जाम के बाद आप आराम से सीखो। अभी सिलेबस के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, सीधी सी बात एक है। तो पहले तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु वाला पहला टॉपिक तो आपके मेरे को पता है मोटा मोटा क्लियर हो गया। अब दूसरा देखें, दूसरे में आपके राजस्थान के संदर्भ में वर्षा की बात अगर करते हैं, भाई इसमें से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। ये लो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये आपके अरब सागर, ठीक है, अरब सागर दिशा बोल दो, दक्षिण पश्चिम। ये लो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की बोलो तो बंगाल की खाड़ी की आपके कर दोगे दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये आने वाली। अब देखो भारत हो या राजस्थान हो, हमारे यहाँ जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो हमेशा ध्यान रखें हिंद महासागर से होती है। और हिंद महासागर से जो भारत में जो भी मानसूनी हवाएं आएगी उसको हम नाम देंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। उनका नाम क्या रखेंगे हम? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। तो नो डाउट ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो है वो आगे जाके 2 भागों में बंटेगी। यहाँ से और पानी ले लेगी, कहने का मतलब है यहाँ बरसाते यहाँ से और पानी लिया, यहाँ से और पानी लिया। बात तो इतनी है ना। अगर मैं कहूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, मेरा पहला ऑप्शन है अरब सागर, मेरा दूसरा है बंगाल की खाड़ी, और मेरा तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। तो आपको उत्तर करना है कि राजस्थान में जो वर्षा होगी, राजस्थान ही क्यों, भारत में जितनी वर्षा होगी वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होगी। किससे होगी? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से, ठीक है। अब मैं वापस बोल दूं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर, तो आप कहोगे हिंद महासागर। अब इन 2 की अगर मैं बात करूं, इन 2 में अगर मैं बात करता हूं तो इन 2 में अपने यहाँ पे जो सर्वाधिक वर्षा होगी वो होगी किससे? बंगाल की खाड़ी, अगर ऑप्शन में ये नहीं आए।
आपसे सत्य असत्य में कह दे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है साहब, इन दोनों की में तो ये ज़्यादा करती है। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी से आती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, और इनको कहते हैं पूर्वीय। मारवाड़ी में हम कहते हैं पूर्व से चलने वाली हवाएं। तो बंगाल की खाड़ी से जो उठती है मानसूनी हवाएं, उनको राजस्थान में हम क्या कहते हैं भाई, पूर्वइयाँ कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है भाई, अब आगे बताएं क्या अगली क्लास? चलिए अगली क्लास में ही बता देता हूँ, घंटे भर की हो गई क्लास शायद, फिर आप भी परेशान हो जाते हो सारा दिन मोबाइल में देख देख के। ठीक है, तो कल ये दोनों ऋतु वगैरह और जो वो अंग्रेज़ों ने जो जो वर्गीकरण किया उन सबको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। ये तो कोपेन ओपेन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, थार्नवेट कोपेन, तो कल उनका थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लास को हो सके, क्योंकि लास्ट तक देखने वाले मेरे हिसाब से आप मिलेंगे लगभग 20 या 25 बच्चे, खींच के बता रहा हूँ। ये वास्तविकता है इस YouTube की कि आखिरी तक आप में से जो भी आप देख रहे हो ना, ये मेरे 2000 या 2500 अभी 2 महीने में सब्सक्राइबर है ना, उसमें से 25 बच्चे हो आप। ठीक है, हाँ सब्सक्राइब कर देते हैं, 5 मिनट देख लेते हैं फिर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने से तो कोई मतलब है नहीं। आप जो पढ़ रहे हो आपको पता है, आपने काफ़ी जगह देखी होगी कि आपको लगा कि नहीं यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, और ये वास्तविकता है। ये मैं आप 25 से ही बात कर रहा हूँ भाई, बाकी आप देखते होगे सिर्फ 2 मिनट देखा या 3 मिनट देखा, उनको मतलब ही नहीं है, उनको पता नहीं है वास्तविकता है कि क्वालिटी होती क्या है। यूट्यूब पे जो लगभग है ना, वो भगवान भरोसे चल रहा है यूट्यूब, तभी मैं इतने साल यूट्यूब पे आया नहीं, क्योंकि अपनी क्वालिटी पे मुझको खुद को मेरे को पता है कि मैं क्या चीज़ देता हूँ। अब लेने वाले भी तो योग्य होने चाहिए ना, अयोग्य को ज्ञान देना भी हानिकारक होता है, ये हमारी संस्कृत में कहा जाता है कि अयोग्य व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो यूट्यूब पे अयोग्य व्यक्तियों की भरमार ज़्यादा है, पढ़ने वालों की कम है ना। उनको चाहिए हंसी मजाक, चुटकुले, वीर रांझा की कहानियाँ, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आती भाई। वो शायरियाँ, वो चुटकुले और वो जो बड़ी बड़ी आप कहानियाँ रानी और राजाओं की सुनते हो ना, वो एग्ज़ाम में नहीं आती। और जो एग्ज़ाम में नहीं आती वो रणजीत सिंह कभी नहीं कहेगा, आपको कभी नहीं बताएगा। क्लियर है? धन्यवाद। जो आखिरी तक जिन्होंने वीडियो देखा है वो शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, राम राम।